हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्माण उद्योग का अगला पार्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसको हम फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम बाबू सबको। और जल्दी से सबको जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई अभी जो है ना, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको प्यार से देखना है, पूरी क्लास देखनी है, तो चीजें आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। ओके ना, तो ध्यान से और प्यार से सुनिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके भाई, तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आज हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, उसके बाद से जो है ना हम लोग यहाँ पे आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है ना वो 1818 में लगाया गया था। आपको पता है, सबको पता है मेरे दोस्त कि सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 में लगाया गया था, जो किसी कारणवश बंद हो गया। तो उसके बाद से दूसरा सूती वस्त्र मिल लगाया था, सफल सूती वस्त्र मिल, यानी दूसरा जो सफल सूती वस्त्र मिल था, यानी जो सफलता पूर्वक आज तक चलते आया, वो लगाया गया था। सर कब लगाया गया था? तो 1854 में लगाया गया था। और ये कहां लगाया गया था? तो मुंबई में लगाया गया था। और ये मिल कहां लगाया गया था? तो ये कोलकाता के किस नामक जगह पे सर? तो फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर इसको लगाया गया था। और ये भैया मुंबई में 1854 ईस्वी में सर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था काबस जी नानाभाई डाबर के द्वारा। काबस जी नानाभाई डाबर के द्वारा ये लगाया गया था। अगर बात करें मेरे दोस्त, तो आज पूरे भारत की बात करें, पूरे देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने के मिले जो है ना वो मौजूद है। आज की तारीख में इतनी मिले भैया हमारे मौजूद है, जिसका 80% जो है ना निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र का आने का मतलब समझ रहे हैं सर? प्राइवेट है। निजी क्षेत्र का आने का मतलब प्राइवेट है। अब अगर इसकी बात करें मेरे भाई कि ये कहां विस्तृत है, तो सबसे पहले देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर इसके प्रमुख केंद्र हैं। किसके मेरे भाई? तो सूती वस्त्र उद्योग के, सूती वस्त्र मिलों के ये कुछ प्रमुख केंद्र भैया हमारे पश्चिम बंगाल में कहां मेरे दोस्त? तो हावड़ा में है, मुर्शिदाबाद में है, हुगली में है, और श्रीरामपुर जो है ना इसके प्रमुख केंद्र किसके? पश्चिम बंगाल के। उसी तरह से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से केंद्र है मेरे दोस्त? तो कानपुर में है, मुरादाबाद में है, आगरा में है, और मोदी नगर है ना, मोदी जी के नाम पे नगर भी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, और कौन है मेरे दोस्त? मोदी नगर। ठीक है, और ग्वालियर की बात करें मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ये एमपी की बात करें, यानी मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है भैया मेरे प्रमुख केंद्र? ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, और देवास है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग, आप कह सकते हो सर सूती वस्त्र मिले जो है ना उसके प्रमुख केंद्र हैं। तो पश्चिम बंगाल की ये रहे सर, उत्तर प्रदेश की ये रहे, मध्य प्रदेश की ये रहे। लेकिन अगर बात करें मेरे दोस्त कि हम लोग तमिलनाडु के प्रमुख केंद्र भैया अपने कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, ये 3 प्रमुख केंद्र हैं तमिलनाडु के। तो अगर कुल मिलाकर बात किया जाए यहां पर सर, तो यहां पर विस्तृत है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और भैया मेरे कहां है? तमिलनाडु में है। और बाकी जो मिले हैं, अगर मैं आपको बताऊं सर, जो बाकी मिले हैं मेरे दोस्त वो कहां है? आप सबको पता है, जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। बाकी मिले जो है ना वो अलग अलग जो है ना क्षेत्र में वो विस्तृत है, अलग अलग क्षेत्र में भैया हमारे विस्तृत है, आप सबको पता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए मेरे दोस्त, गुजरात में अगर बात करें हम लोग, तो गुजरात में भी है सर, गुजरात में भी इसका केंद्र है, जिसमें आपको अहमदाबाद मिल जाएगा, बड़ोदरा मिल जाएगा, सूरत मिल जाएगा, राजकोट मिल जाएगा, और पोरबंदर जो है ना मिल जाएगा। सूती वस्त्र के कुछ प्रमुख उद्योग हैं। उसके बाद से देखा जाए महाराष्ट्र में भैया हमारे मुंबई मिल जाएगा, सोलापुर मिल जाएगा, पुणे मिल जाएगा, वर्धा मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से औरंगाबाद मिल जाएगा, जलगांव मिल जाएगा। ये जो है ना सूती वस्त्र के उद्योग है, जिसमें अगर देखा जाए सर आज अधिकांश मिले जो है ना महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भैया हमारे केंद्रित है। कहां केंद्रित है सर? तो महाराष्ट्र में है मेरे दोस्त, ठीक है, महाराष्ट्र में है, और कहा मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल में है, और क्या है मेरे भाई जल्दी से बता दो? पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, और कहा है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और कहा मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश के साथ अपना तमिलनाडु है ना, और क्या है मेरे दोस्त? तो तमिलनाडु में यहां पर जो है ना प्रमुखता से जो है ना यहां पर मिले हैं, आप कह सकते हो। ओके, तमिलनाडु यहां पर प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग के। तो ये इसके विस्तार है अगर समझे जाए तो।
अब सबसे बड़ी चीज अगर बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें देखना एक चीज कि आज ये सूती वस्त्र उद्योग जो है मेरे दोस्त, किसी ना किसी कारणवश क्या है मेरे दोस्त, ये डाउन जा रहा है, किसी ना किसी समस्याओं से ये ग्रसित होते जा रहा है। जैसे वो समस्या क्या हो सकती है मेरे दोस्त, जैसे उत्तम किस्म का कपास जो है ना नहीं मिल रहा है, यानी अच्छे कपास जो है ना वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से सूती वस्त्र जो है ना अच्छे क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण से डिमांड भी कम हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है सर, इनका बेड़ा गर्क होते जा रहा है। किनका सर, सूती वस्त्र मिलों के। तो अब उत्तम किस्म के कपास नहीं मिल रहा है सर, जिसके कारण से उत्पादकता जो है ना वो कम हो रही है मेरे दोस्त। अब ये जितनी भी परंपरागत मशीनें हैं सर, उसके साथ साथ इनकी भी कुछ प्रधानता है। परंपरागत मशीनों की, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पुरानी मशीनों को ही हम लोग इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि भी हमारी उत्पादकता कम है, कपास नहीं मिल रहा है सर, उत्पादकता कम है, इसके कारण से परंपरागत मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है सर, और अनियमित विद्युत की आपूर्ति हो रहा है सर, जिसके कारण से निम्न उत्पादकता और कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्रों के साथ जो कड़ी स्पर्धा जो शामिल है इसमें। अब कहोगे गुरुजी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसकी बात करें अगर, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या की बात करें अगर, तो कपास नहीं मिल रहा है। दूसरी बड़ी समस्या सर निम्न उत्पादकता, यानी करेगा कपास नहीं मिला तो उत्पादन कम हो रहा है। उसके साथ साथ मिलों के बैठने के पीछे कारण से इलेक्ट्रिसिटी का अभाव, नियमित आपूर्ति का नहीं होना। उसके बाद से देखा जाए मेरे दोस्त, तो कृत्रिम रेशे से बने हुए वस्त्रों के साथ जो है इसका कंपटीशन। किसका कंपटीशन? तो सूती वस्त्रों का। तो आजकल कृत्रिम वस्त्र भैया हमारे इतने जबरदस्त तरीके के आ रहे हैं कि कौन अब जो है ना पूछ रहा है भाई सूती वस्त्रों को। इसलिए उत्पादकता इसकी क्या है सर, कम होते जा रही है दिन प्रतिदिन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सर? लेकिन सही बात यह है कि ये इतना कंफर्टेबल होता है ना सर कि पूछो मत, बहुत कंफर्टेबल बाबू मेरी ये होता है अपना सूती वस्त्र। समझ रहे हो ना सर ये बात? अब इसके साथ भी हमारी स्पर्धा है, कंपटीशन है, इसके कारण से अब मजबूरी में क्या हो रहा है सर, ये धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं सर, तो मुंबई को सूती वस्त्र का क्या कहा जाता है सर, महानगरी कहा जाता है। याद रखना और लिख लेना सर इसको, सुनो, क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी जो है ना पूरे भारत का 1/4 सूती वस्त्र का निर्माण करता है। मुंबई को सर सूती वस्त्रों की महानगरी कहा जाता है सर, याद रखना। सूती वस्त्रों की महानगरी किसे कहा जाता है सर? वस्त्रों की महानगरी किसे कहा जाता है? मेरे तो जल्दी से बता दो। तो महानगरी भी हमारे कहा जाता है किसको? महाराष्ट्र को, सॉरी मुंबई को। ओके सर, मुंबई को कहा जाता है। यहां पर सर भारत का 1/4 है ना, भारत का कितना मेरे दोस्त, 1/4 भाग सूती वस्त्र का यहाँ पर जो है ना उत्पादन होता है। सूती वस्त्र का क्या होता है मेरे दोस्त? उत्पादन होता है यहाँ पर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर? 1/4। सोच रहे हो सर, 1/4 कम नहीं होता सर अकेले मुंबई में। अब पूरा देश मिलकर भैया हमारे करता है अपना 75%, और ये अकेले जो है ना 25% भैया हमारे यहाँ पर तैयार करता है। तो मुंबई को सूती वस्त्रों की महानगरी कहा जाता है। सस्ते सस्ते दरों पे है ना, ये ले लो वो ले लो है ना, ये कपड़े वो कपड़े, तमाम तरह की चीजें जो ना आपको देखने को मिल जाएगी। चीजें क्लियर ना भाई? तो अब आपने देखा सर सूती वस्त्र जो है ना उसकी शुरुआत कब से हुई थी सर? कहां प्रथम मिलें लगाई गई? कहां कहां ये विस्तृत है सर? कौन कौन से भैया हमारे राज्य जहां पर प्रमुख केंद्र है? हालांकि बंद तो थोड़े बहुत तो चारों तरफ है, लेकिन सर प्रमुख केंद्र की बात हो रही है। तो प्रमुख केंद्र में आपके सामने है, और मुंबई को भैया हमारे इसकी महानगरी कहा जाता है सूती वस्त्रों की। इसके कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण से आज गिरावट देखने को मिला है सर सूती वस्त्र उद्योगों में। ये थी सर सूती वस्त्र उद्योग। अब बारी आती है सर किसकी सर? जूट या पटसन उद्योग। सुनना, जूट कहो या फिर उसको सर पटसन कहो, पटसन कहो या फिर पटुआ कहो, है ना। पटुआ भैया हमारे आप लोग जानते हो है ना, देहाती भाषा में उसको सर पटुआ कहा जाता है, आप सब जानते हो। जूट कहो पटुआ कहो, इसको कहा जाता है सर क्या सर, है ना, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी बताया था सर, और आज भी सुन लो, इसको सर सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, है ना। इसको सर गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि सर ये क्या होता है सर, भूरा होता है, आपको पता होगा सर, है ना। ये क्या होता है सर? ये गोल्डन फाइबर होता है। समझे बात क्लियर ना? इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसको याद रखिए। अगर बात करें मेरे दोस्त इन जूट की, अगर हम लोग बात करें, जरा ध्यान से सुनो और प्यार से सुनना मेरे भाई, सब कोई प्यार से सुनो। हाँ, ओके चल भाई सुनो। अब आगे देखा जाए मेरे दोस्त, अगर तो जूट और पटसन की बात करें सर, तो सूती वस्त्र तो अपने भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरे नंबर पे आ जाता अपना जूट। किसके बाद सर? सूती वस्त्र के बाद
जूट जो है ना भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग कह सकते हो, सबसे बड़ा उद्योग कह सकते हो सर, है ना। ये दूसरा है महत्वपूर्ण उद्योग, क्योंकि सर इसमें रोजगार बहुत लोगों को मिलता है सर, सूती वस्त्र उद्योग में रोजगार बहुत लोगों को मिलता है, उत्पादन भी होता है सर, समझ रहे हो ना। तो उस दृष्टि से ये दूसरा स्थान रखता है मेरे दोस्त भारत में उद्योगों की दृष्टि से। अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो कच्ची जूट बनाने में अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो भारत का जो है ना पहला स्थान है सर संसार में सर। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का कितना नंबर स्थान है सर? जूट का उत्पादन करना, उससे सामान बनाना। भारत का सर विश्व में कितना, संसार की बात कर रहे हैं सर, कितना स्थान है सर? पहला स्थान है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त कि भारत में सर जूट के सामान के निर्यातक में भारत का बांग्लादेश के बाद जो है ना कौन सा स्थान है सर? दूसरा स्थान। इसका मतलब भैया मैंने देखा जाए तो बांग्लादेश का पहला स्थान है, याद रखियो सर। जूट के सामान का निर्यातक भैया मेरे कौन है एक नंबर पे? तो बांग्लादेश है। यानी जूट के सामान का सबसे ज्यादा निर्यात करता है मेरे दोस्त कौन? बांग्लादेश। समझना अच्छे तरीके से, भूल ना जाइयो। तो बांग्लादेश भैया मेरे सबसे ज्यादा जो है क्या करता है? ये निर्यात करता है। और उस हिसाब से देखा जाए सर भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है मेरे दोस्त? दूसरा स्थान है। अब देखा जाए मेरे दोस्त तो भारत में जूट के 77 कारखाने हैं सर। आंकड़ा कब का है सर? 2006-7 का है। और इनमें से 69 मिले भैया मेरे कहा है? पश्चिम बंगाल में। सोचो सोचो सोचो, 77 कारखाने भैया मेरे 2006-7 के हिसाब से देखा जाए तो 77 कारखाने हैं और उसमें से 69 पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब उधर जूट का उत्पादन ज्यादा होता है। किधर सर? पश्चिम बंगाल में। तो आपसे पूछ दिया जाएगा मेरे दोस्त कि ठीक है सर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत? तो 80%। तभी तो इधर मिलें बैठाई गई है। उद्योग बिठाने के पीछे मैंने आपको बताया था कि कहां पर उद्योग स्थापित होता है, कहां पर उद्योगों को स्थापित किया जाता है, मैंने ये पूरा कारण आपको बताया था। तो जिधर कच्चा माल मिलता है उद्योग उधर ही अधिक बैठाए जाते हैं। तो कच्चा माल की उपलब्धता भैया मेरे पश्चिम बंगाल में है, तो उद्योग कहां बैठाएंगे? तमिलनाडु में, है ना, कि बिहार में लाके बैठा ले? नहीं ना सर, तो बिहार में नहीं बैठाएंगे सर, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इधर कच्चा माल बाबू मेरे मिल जाता है इसको। तो 80% से अधिक जूट के सामानों का भैया मेरे उत्पादन इधर होता है। किधर सर? 69 मिलों में। और जाहिर सी बात है सर यहां पर जो है ना जूट का उत्पादन भी अधिक होता है पश्चिम बंगाल में, याद रखियो, भूलियो मत सर। जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है मेरे? पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखियो, भूलियो बिल्कुल मत सर, ठीक है ना। 80% भैया मेरे सामान का उत्पादन होता है और यहाँ पर जूट का भी उत्पादन होता है भैया मेरे जबरदस्त तरीके से। अब सुनो, और बाकी का बात करें सर तो आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान का उत्पादन होता है और बाकी सब बच जाता है सर, वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। यानी 80% अकेले पश्चिम बंगाल में, 10% भैया मैंने कहा आंध्र प्रदेश में, और 10% में बाकी जो है ना ये बढ़ जाते हैं, यहाँ पे उसका उत्पादन जो है ना वो होता है जूट के सामान का। अब कहोगे सर जूट के सामान में क्या क्या आ जाता है सर? उसका सर बोरिया बनता है, जूट से सर बोरी बनता है, डलिया भी बनता है, और भी काफी सारी चीजें बाबू मेरे उससे बनती है, ठीक है ना। आप सर्च करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि और उससे क्या क्या चीजें बनाई जाती है। बोरी तो बनती है, हम लोगों ने देखा है सर, है ना। और भैया मेरे उससे क्या बनता है? और आपको डलिया वगैरह जो है वो बनता है सर। और क्या बनता है सर? और कहीं इस्तेमाल रस्सी वगैरह पे बनता है सर, है ना। रस्सी बनाने में भी उसका जो है ना वो काम आता है सर, ये आप सब जानते हो ना सर। तो रस्सी भी बनता है सर पटुआ का, देख लेना सर, है ना। तो और क्या बनता है उससे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ठीक है सर। ये है मामला सर जूट का। ये मामला क्या है सर? ये मामला जूट का है। अब आगे बढ़ते जरा ध्यान से देखना मेरे सबको मिलकर सर, ठीक है। अब महोदय आ जाते हैं सर उन्नी वस्त्र उद्योग। क्या भाई? अब आ जाते हैं सर उन्नी वस्त्र। अच्छा ये सब हम कौन सा उद्योग पढ़ रहे हैं? आप बताओ सबको मिलकर, ये कौन सा उद्योग बाबू मेरे हम लोग पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त कृषि आधारित उद्योग, है ना। कौन पे सर? कृषि आधारित उद्योग, यानी हम लोग कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखा जाए मेरे तो सबसे पहले अब आ जाता है यहाँ पे अगले चरण में, अगले दौर में उन्नी वस्त्र उद्योग। यानी कहने का मतलब सर, ध्यान से सुनना, ऊन से बने हुए वस्त्रों का उद्योग उन्नी वस्त्र उद्योग कहलाएगा सर, है ना। बनने वाले वस्त्र वैसे उद्योग कहलाएंगे सर उन्नी वस्त्र उद्योग। अब सुनो, पंजाब की बात करें अगर सर, तो पंजाब में इसका केंद्र है सर धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर। ये सर उन्हीं वस्त्रों के लिए सर बहुत ही फेमस है सर, है ना, बहुत फेमस है सर। उन्हीं वस्त्रों के लिए भैया हमारे पंजाब जो है ना बहुत ही फेमस जगह है, माना जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर सर उन्हीं वस्त्र बहुत ही मिलते हैं।
अब कहोगे सर ऊनी वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में सर स्वेटर वगैरह जो नहीं ये सब आ जाते हैं। उसके बाद से देखा जाए सर मुंबई सर इसका सबसे बड़ा केंद्र है, याद रखिए सर ऊनी वस्त्रों का भी सबसे बड़ा केंद्र है भैया मेरे कौन, मुंबई, और सूती वस्त्रों का भी सबसे बड़ा केंद्र है मुंबई। ठीक है, एक और चीज सर जूट के लिए भैया मेरे सबसे बड़ा केंद्र कौन है, पश्चिम बंगाल। सूती के लिए मुंबई, जूट के लिए सर कौन, पश्चिम बंगाल, और फिर वापस से ऊनी के लिए कौन, मुंबई। अब साथ में देखा जाए सर तो राजस्थान के भी हमारे कुछ केंद्र हैं जहां पर बीकानेर आ जाता है, उदय जयपुर आ जाता है सर, ये राजस्थान के केंद्र है मेरे दोस्त जहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग है। अगर बात करें सर जम्मू कश्मीर में सर श्रीनगर आ जाते हैं सर, कर्नाटक में सर बेंगलोर आ जाते हैं, छोटे छोटे जगह है मेरे दोस्त, जहां छोटे छोटे जगह नहीं सर छोटे छोटे उद्योग भी हमारे इधर भी लगे पड़े। उसके बाद से देखा जाए सर तो भारत का ऊन का सामान जो है ना कहां कहां भेजा जाता है सर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर इसका डिमांड होता है, वाह क्या बात है सर। रूस को जाता है, यूनाइटेड किंगडम को जाता है सर, कनाडा को जाता है, यूरोप को, यूरोपियन देशों को भैया हमारे यहाँ से ऊनी वस्त्र जो है क्या होता है सर, निर्यात होता है। इतने बड़े बड़े देशों में सर इसका डिमांड है अपने यहाँ के ऊनी वस्त्रों का। ठीक है, अब समझने की बात है सर कि भारत जो है ना विश्व में 7वां सबसे बड़ा जो है ना किसका उत्पादक है मेरे दोस्त, 7वां सबसे बड़ा सर ऊनी वस्त्रों के उत्पादक है मेरे दोस्त, विश्व में 7वें नंबर पे आता सर, जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे नंबर पे, क्षेत्रफल में सर 7वें नंबर पे, और इसके हिसाब से भी 7वें नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो ऊनी वस्त्रों के उद्योग के मामले में ये 7वें नंबर पे आ जाता है। कौन से नंबर पे आता है मैं तो भाई जल्दी से बता, सबको मिलकर 7वें नंबर पे आता है। और बात करें सर विश्व की बात करें सर तो विश्व में इसका जो है ना 1.8% जो है ना योगदान करता है ऊनी वस्त्र उद्योग में सर, कुल उत्पादन का 1.8% अपना योगदान करता है भारत अकेले पूरे विश्व में ऊनी वस्त्र किसका सर, उत्पादन का। चीजें क्लियर, तो ये ऊनी वस्त्र है। कुछ ऊन भैया मेरे आपको पता होना चाहिए जिसमें सर पश्मीना ऊन आता है सर, बहुत ही फेमस ऊन है, अंगूरा का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, आप सुने होंगे सर, पश्मीना का नाम सुने होंगे सर। ठीक है, और सर किसका नाम, आप अंगूरा का नाम सुने होंगे, सबने सुने होंगे सर। जैसे देखा जाए सर पश्मीना ऊन क्या होता है सर, यह एक विशेष नस्ल की बकरी के सर बालों से बनाया जाता है सर, बालों से तैयार किया जाता है ये वाला ऊन, पश्मीना का ऊन सर, जो बहुत ही नरम होता है सर, ही नरम मत कर देना सर, ये बहुत ही नरम होता है और क्या होता है सर, मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, और ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सर गुर्जरों द्वारा जो है वो पाली जाती है। अब ये बकरी सब जगह नहीं मिलती, ये बकरियां बहुत ही महत्वपूर्ण बकरियां हैं। ठीक है, ये बकरियां बहुत ही महत्वपूर्ण बकरियां हैं, ये सब जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो पश्मीना ऊन जब पूछा जाएगा किससे बनाया था तो बकरी के रोए से बना, अपने यहाँ की बकरी नहीं सर अपने यहाँ की बकरी से अगर बनाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना भैया, मैंने चुभेगा वो पूरा, है ना, पहनने के बाद इतना हार्ड होता है मेरे उन लोग का रोआ सर। ठीक है ना, तो ये सर ये जो है ना कहा सर, जम्मू कश्मीर की बात हो गई सर, कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र में जो बकरियां पाली जाती हैं सर, क्यों, क्योंकि उधर भैया में ठंड ज्यादा होता है, उधर की बकरियां सर थोड़ा सा अलग होती है ना, उनको प्रकृति अलग रूप से बनाया होगा, क्योंकि उनके ऊपर सर वैसे रोए डाले होंगे प्रकृति ने, जिससे क्या होता होगा, उनकी सुरक्षा होती होगी ठंड से, है ना। अब उन रोए का इस्तेमाल करके भैया हमारे हम लोग जो है पश्मीना ऊन बना लेते हैं। अब दूसरा आता है सर सबसे सॉफ्ट, सबसे मुलायम, सबसे महंगा, अंगूरा का ऊन। अब अंगूरा ऊन क्या होता है मेरे दोस्त, ये खरगोश के रोए से बनाया जाता है। खरगोश का रोआ सर कितना मुलायम होता है आपको पता है, कितना मुलायम होता है, आप सबने देखा सर, देखा है नहीं देखा, जल्दी से बताओ, देखा है सबने सर, बहुत ही मुलायम होता है सर ये खरगोश का रोआ, खरगोश का रोआ बहुत ही मुलायम होता है मेरे दोस्त, और इसी से क्या बनता है मेरे भाई, अपना अंगूरा का ऊन। और इसके कपड़े भी बहुत महंगे होते हैं सर, स्वेटर्स वगैरह जो भी आते हैं सर बहुत महंगे होते हैं, आपने देखा बहुत मुलायम होते हैं सर, है ना, समझ रहे हो, नहीं समझे, नहीं ठीक है सर, ये अंगूरा वाला मामला हो गया। अब महोदय आता है सर चीनी रेशमी वस्त्र उद्योग। इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के रेशमी वस्त्र रेशम होते हैं, तो लगभग जो है ना 4 प्रकार के रेशम होते हैं मेरे दोस्त। एक मलबरी होता है, एक तरस होता है, एक इरी होता है और एक मूंगा होता है मेरे दोस्त। तो अपने देश में कितने प्रकार के रेशम जो है ना, कितने प्रकार के रेशम मिलते हैं मेरे दोस्त, तो अपने पास जो है ना 4 प्रकार के रेशम मिलते हैं सर। एक मलबरी होता है, एक तसर होता है, एक इरी होता है और एक मूंगा होता है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा, बाबू बता दो जल्दी से सब कोई कि भैया निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है।
निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है, आपसे पूछ दिया जाएगा तो फिर आप क्या बताओगे, बता ही दोगे, हमको पता है सर। इस चार में से एक बगलिया दिया जाएगा, वो वहां पे दूसरा डाल दिया जाएगा, पश्मीना डाल दिया जाएगा, है ना। तो कहोगे नहीं सर पश्मीना तो रेशम का प्रकार नहीं है, ये पश्मीना तो ऊन का प्रकार है, ठीक है। तो ये याद रखना, चारों का नाम याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, अब सुनो, भारत की बात कर सकते, भारत में रेशम जो है ना, रेशम की भैया मेरे लगभग जो है ना, रेशमी वस्त्रों की लगभग जो है ना 90 मिले हैं। और आप सबको पता है मेरे दोस्त, रेशम भैया मेरे कोकून से प्राप्त किया था, है ना। किससे सर? कोकून से। रेशमी कीड़ा भैया मेरे जो है ना, रेशमी कीड़ा होता है मेरे दोस्त, रेशमी कीड़ा का भैया मेरे क्या होता है, अंडा का दोस्त मेरे दोस्त, या फिर खुद को लपेट लेता है सर, है ना। और लपेट के भैया मेरे जो बनाता है ना सर, इस प्रकार से जो है ना संरचना होता है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कोकून कहते हैं, है ना। शायद कोकून ही कहते हैं, याद अगर हमें है तो कोकून ही कहते हैं। उससे भी हमने बनाया था, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस के माध्यम से भी हमने इसको बनाया था। और एक रेशम का कीड़ा अपने जीवन में एक ही जो है ना, एक ही बार शायद रेशम देता है, हमें जहां तक पता है सर, उसके बाद से उसी में लिपट के मर जाता है शायद, ठीक है। तो भैया मेरे कोकून से बाबू मेरे क्या होता है सर? रेशम बाबू मेरे बनाए जाते हैं, आप सबको पता होगा। और वो रेशम 4 प्रकार के होते हैं। और भारत में लगभग 90 जो ना रेशमी वस्त्रों के मिले हैं, 90, जिसमें सर देखा जाए तो कर्नाटक में सर, बेंगलोर में, कोलार में, मैसूर में और बेलगांव में सर रेशम के प्रमुख उत्पादक केंद्र में। ध्यान से देखना, यहां पर सर रेशम का भी हमारे उत्पादन हो रहा है। कर्नाटक के सर बेंगलोर में, कोलार में, मैसूर में और बेलगांव में रेशम का भी हमारे उत्पादन हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के सर मुर्शिदाबाद और बांकुरा तथा जम्मू और कश्मीर में सर अनंतनागा, बारामूला तथा श्रीनगर में रेशमी वस्त्र जो है वो तैयार किए जाते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर सर रेशम का उत्पादन हो रहा है, यहां पर रेशमी वस्त्र का उत्पादन हो रहा है। रेशम भैया में उत्पादित कैसे होगा सर? कीड़ों से होगा सर, रेशमी कीट से होगा, रेशमी कीट से होगा। और रेशम से उत्पादन होगा रेशमी वस्त्रों का। तो ये होता है सर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, बांकुरा, जम्मू कश्मीर का सर अनंतनागा, बारामूला और श्रीनगर के श्रीनगर में भैया क्या होता है सर? रेशमी वस्त्र जो है ना वो उत्पादन होता है, उसके प्रमुख केंद्र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? किसी भाई को कोई कष्ट तो नहीं हो रही है? हो रही होगी तो बता देना, ठीक है ना। हो रही होगी तो बता जरूर देना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भी हमारे अब कृत्रिम वस्त्र क्या होता है, इसमें ज्यादा मत जानो मेरे दोस्त। ये कृत्रिम वस्त्र होता है और इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल होता है, कृत्रिम फाइबर का इस्तेमाल होता है, कृत्रिम रेशे का इस्तेमाल होता है। और वो कृत्रिम रेशा भी हमारे किसका बना होता है सर? है ना, पेट्रो रसायन का भी हमारे बना होता है। किससे सर? पेट्रो रसायन का भी हमारे बना होता है, पेट्रोलियम से जो निकलता है मेरे दोस्त, है ना, उसी से बना होता है। और उसमें भी हमारे क्या क्या होता है सर? तो नाइलॉन होता है ना, पॉलिस्टर होता है, रियान होता है, एक्रिलिक होता है, पॉलीमर होता है, इन सब से भी हमारे मिलकर बनता है। आप सबने कपड़ा देखा होगा, पॉलिस्टर का कपड़ा देखा होगा भी हमारे, उसको उसमें से एक रेशा निकालो, जलाओ तो मेरे दोस्त क्या होता है? वो जलता नहीं है सर, है ना, वो पिघल के आपके हाथ में चिपक जाता है। देखना वो होता है सर क्या अपना, वो होता है अपना, इसी में से कोई एक होगा वो, है ना, पिघल के आपके हाथों में चिपक जाएगा। पॉलिस्टर का एक रेशा निकाल के जला के देखना, और सूती वस्त्र का निकाल के अगर जलाओगे ना सर, वो जलेगा, है ना, वो जलता है, जल के राख हो जाता है। और ये भी हमारे जलता नहीं है, पिघल के आपके हाथ में चिपक जाता है, ठीक है। तो इससे भी हमारे अपना कृत्रिम धागे बनाए जाते हैं, और कृत्रिम धागे बनाकर भी हमारे अपना कृत्रिम रेशा वगैरह जो है वो, सॉरी, कृत्रिम वस्त्र जो है वो बनता है। हम सब जानते हैं और हमने देखा भी है सर। देखा है कि नहीं देखा? जल्दी से बताओ सर। देखा है ना भाई? पॉलिस्टर वगैरह देखे हो आप लोग? सबको मिलकर बताओ सर। ओके ना सर? तो चेक कर लेना। तो ये कृत्रिम वस्त्र बाबू मेरे हो जाते हैं। ओके मेरे दोस्त, अब सुनो जरा ध्यान से, यहां पर कहा जा रहा सर कि कृत्रिम वस्त्र उद्योग की अगर हम लोग बात करें, गौर फरमाइएगा जनाब, कृत्रिम वस्त्र उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने बताया सर, वो बने होते हैं सर, इनके बने होते हैं, ठीक है। और ये जो ना सूती की जगह पे, सूती वस्त्रों की जगह पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि भैया मेरे क्या होता है ना सर, ये मजबूत होता है, सूती वस्त्रों से ये मजबूत होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, और साथ ही साथ उससे सस्ता होता है ये, और साथ ही साथ जो है ना इसकी धुलाई में और रंगाई में भैया में बहुत ही आसान है। इतने सारे फायदे होते हैं ये, ठीक है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज क्या सर? ये टिकाऊ होते हैं, सूती वस्त्रों की अपेक्षा भैया ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ठीक है सर। तो ये चीजें भैया हमारे होती है। ये बनता कैसे? तो सुनो, अब ये सर मानव निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है रेशे को सर। और वस्त्र में सर अधिक गुणवत्ता लाने के लिए सर इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। प्राकृतिक रेशा इसमें मिला दिया जाता है भैया, तो क्वालिटी बढ़ जाता है, जिसको सर टेरी कॉटन कहते हैं ना सर, है ना, टेरी कॉटन कहते हैं, शायद उसमें मिक्स होता है मेरे दोस्त,
है ना, पूरा पूरा मिक्स नहीं होता सर, उसमें यही इसमें मिलाया होता है सर, आधा पॉलिस्टर होता है, आधा भी हमारे कॉटन होता है, मिलाकर सर टेरी कॉटन हम लोग कह देते हैं, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो उससे क्या होता है सर, उसकी जो है ना वो बढ़ जाती है। अब ये कहां कहां मिलता है मेरे दोस्त, तो सुनो, इनके उद्योग जो है ना केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इनका भी हमें सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखा जाए मेरे दोस्त तो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। पेज नंबर बाबू मेरे मैं बता दे रहा हूं, पेज नंबर 159 पे आपको मिल जाएगा, आप पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, कृत्रिम वस्त्र होता है, इसको अच्छे तरीके से देखना, समझना मेरे भाई, ठीक है। घर में होगा निकाल कर रेसा जला वाला के देखना, घर में आग मत लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद बाबू मेरे आता आपका चीनी उद्योग, है ना, क्या आता है, चीनी उद्योग भैया हमारे ये आता है। और सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाता है तो भारत जो है ना गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेरे दोस्त। यहाँ पर सबसे ज्यादा भैया हमारे क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज्यादा भैया हमारे गन्ने का उत्पादन अपने भारत में होता है, सबसे बड़ा ये अपना उत्पादक देश है। अगर बात करें मेरे दोस्त तो इसके उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो इसके उद्योग भैया हमारे वो मौसमी ही कहलाएंगे। इसके उद्योग की अगर बात करें मेरे दोस्त तो यहां पर मौसमी ही कहलाएंगे भाई। क्यों मौसमी कहलाएंगे, क्योंकि गन्ने हर वक्त नहीं उगाए जाते, गन्ने मौसमी ही होते हैं, गन्ने एक खास सीजन में ही उगाए जाते हैं। तो इसीलिए भैया हमारे खास सीजन में ये चीनी मिल चलता है ना, चीनी उद्योग चलते हैं, फिर जब गन्ना खत्म बंद हो जाते हैं, फिर अगले साल जो है ना चीनी मिल स्टार्ट होता है। ये 20 भैया हमारे ये पूरा 365 दिन चलने वाला उद्योग नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको मौसमी उद्योग भी कहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि कच्चा माल इसका मौसमी होता है। चीजें क्लियर, तो मौसमी उद्योग भैया हमारे हम लोग इसको कह देते हैं। अब बात करते हैं सर इसका विकास अगर सबसे पहले 1903 में भैया हमारे लगाया गया था बिहार में, सर याद रखना भैया हमारे सारण जिले के सर मसौड़ा में भैया हमारे एक चीनी मिल लगाया गया था। किसके साथ, तो बिहार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे दोस्त, बिहार के, बिहार का सर सारण जिला है। सारण जिला कहां का है मेरे दोस्त, तो बिहार का है। बिहार के सारण जिले के सर मरौड़ा में चीनी मिल भैया हमारे लगाया गया था कब, 1903 ईस्वी में। उसके बाद से चीनी मिल का विकास जो है प्रारंभ होता है, चीनी मिल का विकास मेरे प्रारंभ होता है। और 2008 आते आते देखा जाए मेरे दोस्त, 2008 आते आते भैया हमारी इसकी संख्या 615 हो गई सर। देश में सर कितनी संख्या हो गई सर, 615 हो गई, जिसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में सर कितने हैं सर, 134 मिले हैं। तो भैया हमारे महाराष्ट्र में 134 मिले हैं, याद रखियो। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भैया हमारे महाराष्ट्र को माना जाता है, याद रखना। चीनी भैया हमारे वहां पे सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है सर। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भैया हमारे महाराष्ट्र को माना जाता है, याद रखियो, ठीक है सर। तो यहाँ पर 134 से अधिक मिले भैया हमारे केवल महाराष्ट्र में, और बाकी भैया हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में बाबू मेरे देखने को मिल जाता है। तो अब देखो 1903 में एक बार लगाया गया सर चीनी उद्योग, उसके बाद से बाकी अन्य राज्यों में जो है ना ये विस्तृत हुआ। अब 615 भैया हमारे पूरे देश में है, ये आंकड़ा भैया हमारे 2008 का, याद रखना 2008 में भैया हमारे 615 है, और उसमें से केवल 134 मिले जो है ना केवल महाराष्ट्र में। तो हो गया ना सर, छुट्टी हो गया ना भाई। तो जल्दी से बता दो इतनी सी बात समझ में आई अथवा नहीं आई, जल्दी से बता दो मेरे भाई। आ गई ना, अरे बोलो आ गई ना सर। तो ये थी सर। अब आगे हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। एक आता है सर उपभोक्ता, है ना, इसमें आता है मेरे भाई, पेज नंबर निकाल लेना, पेज नंबर आप 160 निकाल लेना। पेज नंबर भैया मेरे कितना निकालोगे, पेज नंबर 160 निकाल लेना। इसमें आपको मिलेगा सर उपभोक्ता। उपभोक्ता हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले बताओ, सबको मिल गया सर। तो उपभोक्ता मेरे दोस्त, उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता उद्योग की बात कर रहे हैं सर, सुनो। उपभोक्ता ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं सर, है ना। यानी हम बात सर उपभोक्ता की बात नहीं कर रहे हैं सर, उपभोक्ता उद्योग की बात कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर उद्योग लिखना था ना, भूल गया। यानी कहने का मतलब पेज किताब में भी हमने गलती दिया है, तो याद उसको मिसप्रिंट है, सीधा कर लेना। सुन भाई, उपभोक्ता उद्योग भी हमारे हम उसे कहते हैं जिसका उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग में चला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा गुरुजी बताइए, है ना, उपभोक्ता उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ मेरे दोस्त। चीनी उद्योग, क्या ये उपभोक्ता उद्योग है? बिल्कुल है गुरुजी। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन जो है ना सीधे किसमें चला जाता है, बताओ जल्दी से। सीधे सीधे उपभोक्ताओं के उपभोग में चला जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग बाबू मेरे कहते हैं। और आपके हिसाब से अगर देखा जाए मेरे दोस्तों, अन्य और भी सारी चीजें होती है
जिसका सीधे उत्पादन जो है ना भैया हमारे कहा किसको मिल जाता है मेरे दोस्त, उपभोक्ताओं को चला जाता है। जैसे बात करें सर कागज उद्योग की बात करें तो ये क्या है मेरे दोस्त, कागज बना और सीधे कहां आ गया सर, अपने पास आ गया। उसका से सर दंतमंजन उद्योग की बात करें सर, है ना, दंतमंजन उद्योग सर, ये सब क्या है मेरे दोस्त, मंजन, हाँ मंजन। दंतमंजन की बात करें मेरे दोस्त तो उसके बाद से पंखा, सीमेंट उद्योग, ये सब क्या है मेरे दोस्त, इसके उत्तम उदाहरण किसके सर, उपभोक्ता उद्योग के। किसके सर, उपभोक्ता उद्योग के, क्योंकि इसका उत्पादन जो है, इसका उत्पादन है ना किसका सर, सीधे उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है सर, है ना, सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचता है ना, पास सर पहुंचता है उपभोग के लिए भी। अच्छा चीनी के बाद और उसमें कुछ करना होता है क्या, जब मान लो कि सर आपको चीनी मिल गया, उसमें और कुछ करोगे क्या आप, चीनी सीधे लाओगे घर में ना सर, लाके घर में खाओ सर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, अच्छी चीजें हैं, तो इसको याद रखना है मेरे दोस्त। तो उपभोक्ता ये उद्योग जो है ना जनरली वो गृह उपयोगी वस्तुएं ही बनाता है जो सीधे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ आपके उपभोक्ता क्या है मेरे दोस्त, आपके क्या बोलते हैं इसको, उद्योग कह सकते हो। इसके बाद से आता है मेरे भाई खनिज आधारित उद्योग, ठीक है ना। क्या आता है मेरे दोस्त, खनिज आधारित उद्योग बाबू मेरे आता है, जिसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे मेरे दोस्त, खनिज आधारित उद्योग जो है ना, जिसको हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। और अगले दिन बोले तो मंडे को जब हम आएंगे तो मंडे को शाम में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं हम लोग सर थोड़ी देर में अपने 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 8:15 में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके, नमस्कार। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगले दिन आके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ओके ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू मेरे, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके, थैंक यू।